So we were talking about the economic integration. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, मतलब कोई भी कंट्रीज़, वो दो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ हों, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि जो बैरियर्स ऑफ ट्रेड है ना, ठीक है, ट्रेड के बैरियर्स मतलब ट्रेड पॉलिसीज़ जिसमें कोटा आता है, टैरिफ्स आते हैं, ठीक है, और भी जैसे रेगुलेशंस आती हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए या बिल्कुल से एलिमिनेट करने के लिए, अगर रिड्यूस हो जाते हैं तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नॉर्मल कस्टम यूनियंस कहलाते हैं या इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस कहलाते हैं। अगर बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो वो फ्री ट्रेड एरिया कहलाता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या करती हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ट्रेड के बैरियर को एलिमिनेट या रिड्यूस करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नाउ फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, क्या फॉर्म्स होती हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ये किसी भी जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, मतलब जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बना रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने दरमियान तो बैरियर्स को लो कर देते हैं, ठीक है, या ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं तो उनके लिए वो एक अलग से पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जैसे नेफ्टा की अगर हम बात करें तो नेफ्टा में यूनाइटेड नेशंस, मैक्सिको और कनाडा है, ठीक है। तो ये आपस में तो ट्रेड बैरियर्स को कम कर देंगे, लेकिन इनका जो किसी और से ट्रेड का कोई भी ताल्लुक होगा तो उसमें वो क्या करेंगे, उसमें वो वैसे ही पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे जैसे नॉर्मल पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस ना हो। फिर फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मैंने बता दिया कि तमाम बैरियर्स ऑफ ट्रेड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जैसे नाफ्टा की एग्जांपल मैंने दे दी। फिर कस्टम यूनियंस है। कस्टम यूनियंस में क्या होता है कि ये तमाम ट्रेड एरियाज़ को, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं मेंबर कंट्रीज़ में, और ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो हार्मोनाइज्ड कर देते हैं। हार्मोनाइज मतलब एक जैसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे सार्क है, ठीक है, तो सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं, तो वो क्या करा है कि उन्होंने क्या करेंगी, वैसा करा तो नहीं, लेकिन एग्जांपल चेंज करने के लिए मैंने बोला, ठीक है, तो वो क्या करेंगी कि वो 8 कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड के दरमियान में तमाम बैरियर्स को रिमूव कर देंगी, ठीक है, और फिर दूसरी कंट्रीज़ के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को एक जैसा बना देंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इंपोर्ट ड्यूटी 30%, तो सब पूरे 8 कंट्रीज़ जो है वो कहीं और से अगर इंपोर्ट करेंगी तो 30% लगाएंगी। तो ये कस्टम यूनियन है। फिर कॉमन मार्केट होता है। कॉमन मार्केट क्या है कि वो बिल्कुल वैसे ही कि ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज़ को भी हार्मोनाइज्ड कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और फिर एक और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि लेबर और कैपिटल मूवमेंट को जो है वो फ्री कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। वरना ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ से जो है वो किसी मुल्क जा रहे हैं काम करने या कैपिटल मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे आपको अलग टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा, ज़्यादातर यहाँ से लोग दुबई और सऊदीया जाते हैं, तो वहाँ पे वो टैक्स पे कर रहे होते हैं ना एक तरह का, ठीक है, तो वो कहते हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो अपने बीवी बच्चों को वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कॉमन मार्केट अगर बन जाती है तो फिर ये लेबर और कैपिटल मूवमेंट भी फ्री हो जाती है, नो टैक्स, जिसकी एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तो बहुत मशहूर है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। फिर इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है कि बिल्कुल सेम, वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती है, ट्रेड पॉलिसीज़ को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हार्मोनाइज कर देती है, ठीक है, लेबर और कैपिटल को जो है वो इन मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो फ्री कर देती है, देयर इज़ नो टैक्स। प्लस क्या होता है इसमें कि वो अपनी मॉनेटरी, फिस्कल और टैक्स पॉलिसीज़ भी यूनिफाइड कर देती हैं, एक जैसी मॉनेटरी पॉलिसी, इट मीन्स मनी सप्लाई, एक जैसी फिस्कल पॉलिसी, इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक जैसी टैक्स पॉलिसीज़, ठीक है, इट मीन्स कि इनकम टैक्स क्या है उनका, डोमेस्टिक टैक्स हो या फिर वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्सेस लगा रहे हो, ज़्यादातर तो वैसे हम जो है वो टैरिफ्स की बात करते हैं यहाँ पे। फिर एक है ड्यूटी फ्री जोन्स। तो ड्यूटी फ्री जोन्स क्या होते हैं कि ये वो एरियाज़ हैं जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में एमएनसीज बहुत है ना, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, ठीक है, और हमारे पास
और एजेंसीज़ भी हैं जो कि इधर से उधर सामान ले जाने का काम करती हैं। उबर है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज़ को वेलकम करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री देते हैं उन्हें, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो हम आपको जो है वो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बगैर टैक्स के प्रोवाइड करेंगे, फ्री नहीं देंगे, बगैर टैक्स के। ड्यूटी कहते हैं टैक्स को, ठीक है। जैसे यहाँ से बहुत सारी, पाकिस्तान से इसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान से बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। तो बांग्लादेश ने ऐसे ही अट्रैक्ट किया उन्हें कि एक तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी थी कि यहाँ पे उन्होंने जो है वो टैक्सेस ज़्यादा लगाए, ठीक है। वो यूटिलिटी भी थे और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के भी थे, और बांग्लादेश ने जो है उसको ड्यूटी फ्री किया और फिर यूटिलिटी भी उन्होंने जो है वो काफ़ी कम में प्रोवाइड करी और अच्छी। यहाँ पे तो लाइट ही नहीं होती। तो ये सारी जो है हमने पढ़ी कि किस तरीके की होती हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस। फिर ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन, ये ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम दोबारा इसको एक ग्राफ से देख लेंगे कि ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन क्या होती है। अब देखो इस एग्जांपल में क्या पता चल रहा है। देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री है पाकिस्तान, हमारी कंट्री है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या कर रही है कि यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही है और ये प्राइसेस हैं, ठीक है। अब जब पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन हुई तो उसे सेम प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं वीट के लिए, ठीक है। तो वीट के लिए जो मैक्सिको की प्राइस मिली हमें वो ये मिली, ठीक है। और जो जापान की प्राइस मिली वो ये प्राइस मिली। तो हमें यहाँ पे किससे इंपोर्ट करना चाहिए, मैक्सिको से या जापान से? जापान से करेंगे ना, उसकी प्राइस कम जापान, है। बिल्कुल जापान से करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस कम है। अच्छा मज़े की बात कि ये विद टैरिफ प्राइस है, कि अगर हम टैरिफ लगा भी दें, फॉर एग्जांपल सपोज 100% टैरिफ हमने दोनों पे लगा दिया, तो फिर भी जापान की प्राइस एज़ कम्पेयर टू मैक्सिको कम है। तो हम क्या करेंगे कि हम परचेज करेंगे, ठीक है, जापान से, क्योंकि वो लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि अगर हम कस्टम यूनियन, हम यहाँ पे कस्टम यूनियन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्म्स पढ़े ना, तो कस्टम यूनियन को डिस्कस कर रहे हैं। कस्टम यूनियन क्या थी, जिसमें जो है वो हम ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कंट्री जो है वो कस्टम यूनियन बना ले मैक्सिको के साथ, मतलब पाकिस्तान कस्टम यूनियन बना ले मैक्सिको के साथ, तो फिर क्या होगा कि मैक्सिको जो है उसको हम फिर टैरिफ पे नहीं करेंगे, सही है। तो जब मैक्सिको को हम टैरिफ पे नहीं करेंगे तो फिर मैक्सिको की प्राइस कहाँ आ जाएगी, नीचे, क्योंकि जापान की तो विद टैरिफ है, मैक्सिको के साथ क्योंकि कस्टम यूनियन बना ली इसलिए उससे टैरिफ रिमूव हो गया। तो जापान की विद टैरिफ प्राइस से तो कम ही प्राइस होगी ना मैक्सिको की विदाउट टैरिफ प्राइस, ऐसा ही है ना। तो ये देखो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि मैक्सिको विदाउट टैरिफ प्राइसेस इज लोअर देन द जापान विद टैरिफ प्राइसेस। तो अब इस कंडीशन में हम किससे इंपोर्ट करेंगे, अब हम मैक्सिको से करेंगे ना। अब हम मैक्सिको से करेंगे, मैक्सिको से। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये भी हमने जो पढ़ा वो ट्रेड डाइवर्जन का पढ़ा। तो ये क्या बता रहे हैं, जापान से विद टैरिफ प्राइसेस में जो हमारी इंपोर्ट होगी वो ये ए सेक्शन होगा, ये इंपोर्ट होगी हमारी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैक्सिको से, क्योंकि हमने उसके साथ कस्टम यूनियन बना ली इसलिए विदाउट टैरिफ जो इंपोर्ट क्वांटिटी होगी वो ये होगी बी सेक्शन। तो कस्टम यूनियन से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि कस्टम यूनियन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें लो प्राइस में, ठीक है, हमें लो प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल गई। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को क्या फ़ायदा हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्रिएट हुई, ठीक है। पहले कम कम जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे हम, अब हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ी ना, इन्हेंस करी कस्टम यूनियन से। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो लास्ट पॉइंट, इन दिस वे अ कस्टम यूनियन में क्रिएट इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये जो मूवमेंट हुई है, ठीक है, जापान के एक्सपेंस पे ट्रेड की, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर जापान की, क्योंकि हमने मैक्सिको के साथ बनाई थी ना, अगर हम जापान के साथ कस्टम यूनियन बना लेते
तो फिर हमें क्या ज़्यादा फ़ायदा होता है या नहीं होता? हमें फिर ज़्यादा फ़ायदा होता ना, क्योंकि वैसे ही हमें ज़्यादा मिल रहा था उससे, और फिर जब टैरिफ भी हट जाएगा तो ऑलरेडी फिर और भी ज़्यादा मिलेगा ना उससे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब विद टैरिफ प्राइसेस हमने देखी थी तो हमने देखा था कि मैक्सिको की प्राइस ज़्यादा है, जापान की कम है। इट मीन्स कि जापान जो है वो एक्चुअली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये डिफरेंस तो कस्टम यूनियन में जब आया, जब हम मैक्सिको की टैरिफ हटा दी हमने, ठीक है। अगर एक्चुअली जो है वो जापान की भी हम टैरिफ हटा दें, मतलब जापान के साथ हम कस्टम यूनियन बना लें, तो वो और भी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा ना जापान, ऐसा ही है ना। तो फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ट्रेड जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कस्टम यूनियन से डाइवर्ट हो जाती है ट्रेड लो कॉस्ट प्रोवाइडर से, मतलब जैसे जापान, जापान लो कॉस्ट प्रोवाइडर है ना, ठीक है, टू हायर कॉस्ट प्रोवाइडर जैसे मैक्सिको, मैक्सिको हायर कॉस्ट प्रोवाइडर था। तो कस्टम यूनियन का एक ये नुकसान भी है कि कस्टम यूनियन से जापान को नुकसान हो रहा है। जापान ने बड़ी मेहनत मेहनत करके उसने जो है वो एक तो अपनी कॉस्ट को कम किया, वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हुआ। लेकिन हमने हरकत क्या करी कि हमने कस्टम यूनियन बना ली मैक्सिको के साथ। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है ना, क्योंकि कस्टम यूनियन जो बनेगी ये जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बनेगी, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ये काम ख़राब कर देता है सारा इकोनॉमिक्स का। हाँ, ट्रेड क्रिएशन का ये सिंपल यही जो हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेड क्रिएशन एक्चुअली क्या होती है कि जब हम कस्टम यूनियन बना लेते हैं, अभी हमने देखा तो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज़ हुई, तो ट्रेड क्रिएट हो रही है, मतलब अब ज़्यादा ट्रेड होगी, ठीक है। वो जाहिर सी बात है मैक्सिको ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो ये ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इंटरनेशनल ट्रेड का। और फिर इससे क्या होता है कि स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, स्पिल ओवर इफेक्ट्स पता है क्या होता है? स्पिल ओवर इफेक्ट्स उससे कहते हैं कि बाज़ाहिर तो सिर्फ किसे हम दोनों को फ़ायदा हो रहा है, मैक्सिको को और पाकिस्तान को, लेकिन इसका जो एक्सोजिनस बेनिफिट है अदर कंट्रीज़ को, वो किस तरीके से हो सकता है कि जब मैक्सिको से हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो एक्सपोर्ट उनकी इंक्रीज़ हो गई, तो जब उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुई होगी तो उनकी जाहिर सी बात है लेबर भी ज़्यादा लगेगी, और फिर उनका जो जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं ना, वो भी क्रिएट होगा, क्योंकि उनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होती रहती है तो फिक्स कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती रहती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता रहता है या वो ज़्यादा एफिशिएंट होती रहती है इंडस्ट्री। तो इस वजह से जो है वो ये कहते हैं कि ट्रेड क्रिएशन जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी स्पिल ओवर इफेक्ट से फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब ये एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। अब देखो, इस पे गौर करना। बिफोर कस्टम यूनियन, ठीक है, होम कंट्री हम किससे कंसिडर कर रहे हैं? N2। इसका मतलब ये N2 हम पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ को छोड़ो, अभी इसको देखो। और प्राइस ऑफ एक्स, एक्स क्या है? कमोडिटी जो भी इंपोर्ट हो रही है या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो PX1 सही है, मतलब नेशन वन में, नेशन वन फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं जैसे जापान, ठीक है। और PX2, अब हमने होम कंट्री कौन सी ली? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक्चुअली $3 है, ठीक है। और फिर PX3 हम फॉर एग्जांपल मैक्सिको ही ले लेते हैं जहाँ पे $1.50 है। तो एक्चुअली सस्ती कहाँ है सबसे ज़्यादा? जापान में, ये PX1 में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे देखो, PX2 जो है तो उसका क्या था? $3। तो ये देखो, ये जो है ये अटार की इक्विलिब्रियम याद है ना, हमने पढ़ा था अटार की इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो ट्रेड, ठीक है, व्हेन देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो जो नेशन टू कंट्री है तो PX2 का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ नेशन टू, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ नेशन टू इज़ $3, मीन्स अटार की इक्विलिब्रियम जो हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। फिर फिर ये देखो कि जो जापान की प्राइसेस हैं, ठीक है, वो कितनी है? $1। जापान की प्राइसेस $1, ठीक है। और फिर $1.5 जो है वो मैक्सिको के प्राइस है, जो कि यहाँ पे अभी गिवन नहीं है, सिर्फ अभी हम जापान का केस पढ़ रहे हैं।
तो अब क्या होगा कि ये $1 जो है वो ये फ्री मार्केट प्राइस है व्हेन देयर इज़ नो टैरिफ्स, तो इट मीन्स के फ्री मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर हम इस $1 वाले, मतलब ये जापान की जो हम बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ नेशन वन, ठीक है, तो अगर इस पे जो है वो नेशन टू मतलब पाकिस्तान हम टैरिफ लगा दें 100%, तो ये प्राइस कहाँ चली जाएंगी, $2 पे, ठीक है। तो ये देखो $2, ये सप्लाई वन था सिर्फ, और ये सप्लाई वन प्लस टी, टी का मतलब टैक्स या टैरिफ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब हमने टैरिफ लगा दिए तो उसके बाद डिमांड कितनी हुई, 50, ठीक है। टैरिफ लगाने के बाद यहाँ चला गया ना, अब ये एच वाला, ठीक है। और सप्लाई हमारी कितनी हो गई, सप्लाई हो गई 20, ये जे, ठीक है। अच्छा, अगर हम कस्टम यूनियन बना लेते हैं इसी के साथ, जापान के साथ ही हम कस्टम यूनियन बना लेते हैं, मतलब आफ्टर कस्टम यूनियन नेशन टू मतलब पाकिस्तान एंड नेशन वन मतलब जापान, तो जब हम इसके साथ कस्टम यूनियन बना लेंगे तो क्या होगा कि जो टैरिफ था हमारा ये 100% टैरिफ, अब हमने इसको कितना करना होगा, 0%। कस्टम यूनियन का मतलब यही है। तो जब हम 0% कर देंगे तो ये कौन सी वन वाली प्राइस कंसिडर होगी, ठीक है। ये तो टू तो टैरिफ की वजह से हुई थी ना, एक्चुअल प्राइस तो वन थी उसकी। तो जब प्राइस जो है वो नेशन टू में $1 हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो डिमांड क्या होगा, 50 से इंक्रीज करके अब कहाँ आ जाएगी, 70 पे, ठीक है, विच इज़ बी, ओके। और सप्लाई कहाँ हो जाएगी, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी 20 से 10 विच इज़ सी। और इम्पोर्ट जो है वो वो भी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। देखो ऊपर इम्पोर्ट जो थी, जो नेशन वन से हम कर रहे थे वो 30x थी, अब इम्पोर्ट जो है वो 60x हो गई, मतलब डबल। कस्टम यूनियन से क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट थी वो डबल हो गई। अब नेट वेलफेयर नेट वेलफेयर गेन हुआ या लॉस हुआ, अब देखो यहाँ से सिर्फ ये है ना, इससे हमें पता चल रहा है, मतलब इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्शन थी वो 10 यूनिट्स डिक्रीज हुई, जबकि जो कंजप्शन है वो कितनी यूनिट्स इंक्रीज हुई, 20 यूनिट्स। तो अगर 20 में हम 10 को ऑफसेट भी कर दें फिर भी 10 यूनिट्स तो सरप्लस में ही है ना, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो नेट वेलफेयर गेन ही है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, जैसे पेपर में अगर टाइम नहीं हो तो ऐसे कर लेना, वरना तो पूरी कैलकुलेशन है जैसे यहाँ पे बताई हुई है कि नेट वेलफेयर गेन क्या है, CJM और BHN, सही है। CJM ये रहा, CJM मतलब ये ब्लू आउटलाइन वाला, और ये BHN ये गेन है, क्योंकि पहले हम जो है वो यहाँ से देख रहे थे ये 20 और 50, सही है। अब हम ये 10 और 70 देख रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये वाला पूरा एरिया, तो ये इंक्रीज किया। समझ में आ गया ये, हाँ आ गया समझ। वेरी गुड, क्या बात है, लगता है पढ़ने वाले बच्चे हो गए हो तुम लोग। यार ग्राफ में मसला नहीं होता, हमेशा से कभी भी मसला नहीं रहा है ग्राफ में। फिर मसला किस में, कैलकुलेशन में फंस जाते हो। हाँ कैलकुलेशन में कभी कभी, और अब तो मुझे लग रहा है कोई मसला होगा भी नहीं क्योंकि सर ने तो इतना आसान कर दिया है सब। क्या बात है। आगे जब हम टर्म पेपर सॉल्व करेंगे ना फिर पूछूंगा। अच्छा, ये ट्रेड डाइवर्जन, अभी ट्रेड क्रिएशन तो हमने देख लिया था ना, अब ये ट्रेड डाइवर्जन कब होती है, जब लो कॉस्ट, वैसे ये मैं बता चुका हूँ, जब लो कॉस्ट इंपोर्टर जो है वो ऑफसेट हो जाए हाई कॉस्ट वाले से, तो वो ट्रेड डाइवर्जन हो जाती है, ठीक है। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ इसको सिंपल, कि जो अब हमने पहले एग्जांपल की थी, जापान जो है वो दे रहा है $2 में विद टैक्स, ठीक है, विद टैरिफ, और मैक्सिको जो है वो दे रहा है $3 में विद टैक्स, विद टैरिफ, ठीक है। और हम टैरिफ लगा रहे हैं 100%, ठीक है। तो अगर हम, अब इसमें कौन सस्ता दे रहा है, जापान, ठीक है।
अब हम अगर कस्टम यूनियन जापान के साथ ही बना लें, ठीक है, तो पहले भी हम जापान से ही ले रहे थे, अब हमने कस्टम यूनियन जापान के साथ ही बना ली, तो ये अब $2 से $1 हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड क्रिएशन हो गई, ठीक है। अगर हम कस्टम यूनियन मैक्सिको से इंपोर्ट कर रहे थे, अब कस्टम यूनियन की वजह से हम मैक्सिको से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फर्क होता है सीरीज में। अब ये ट्रेड डाइवर्जन का एक केस। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी ठीक है, गुड। अब देखो ट्रेड डाइवर्जन का केस। अब ये यहाँ पे हम सेम N2 जो है उसको हम होम कंट्री कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है। वही प्राइस ऑफ एक्स जो है वो $1, ठीक है, किसकी? नेशन 1 मतलब जापान हमने इसको कंसिडर किया था, फिर ये नेशन 2 तो हमारी ही है जो कि $3 थी, और फिर इसे हमने मैक्सिको कंसिडर किया था 1.50, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये सब यहाँ पे मौजूद है, जिसमें ये जो नेशन 1 थी जापान, वो 1 से 100% टैरिफ के बाद $2 पे जाएगी, ठीक है। और जो मैक्सिको है तो उसकी विदाउट टैरिफ $1.50 पे रहेगी, और अगर टैक्स लगा देंगे हम इस पे 100% टैरिफ तो ये $3 पे चली जाएगी, तो इंपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि $3 तो हमारे अपनी इकॉनमी में भी है, तो इंपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि नेशन 2 अगर 100% टैरिफ लगाएगा, ठीक है, तो प्राइस $2 पे चली जाएगी नेशन 1 की, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया पिछले में, तो वही डिमांड 50, सप्लाई 60 और इंपोर्ट 30 जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अब अगर कस्टम यूनियन नेशन 2 बना ले नेशन 3 के साथ, ठीक है, मतलब कस्टम यूनियन बना ले इसके साथ, तो इसके साथ अगर कस्टम यूनियन बनाएगी तो इसकी प्राइस टैरिफ के साथ जो थी वो $3 थी। अब अगर इसके साथ कस्टम यूनियन बन गई, मतलब ये मैक्सिको हम कंसिडर कर रहे हैं ना नेशन 3, अगर नेशन 3 के साथ कस्टम यूनियन बन गई तो इसकी प्राइस कहाँ आ जाएगी जब टैरिफ रिमूव हो जाएगा? $1.50 पे, ठीक है। तो जापान की मतलब नेशन 1 की जो विद टैरिफ प्राइस थी $2, उससे तो $1.5 कम ही है ना, सही है, विदाउट टैरिफ, क्योंकि हमने कस्टम यूनियन बना लिया इसके साथ। तो जब हम कस्टम यूनियन बना लेंगे तो नेशन 2 में प्राइसेस क्या हो जाएंगी? 1.50। तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी अब? 60। पहले जो है वो अगर जापान के साथ थी, जो हमने नेशन 1 कंसिडर किया था उसके साथ थे 50, तो अब कस्टम यूनियन के बाद क्या हो जाएगी? 60 इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और सप्लाई जो है वो भी इसके साथ 20 थी, अब इसके साथ जो है वो डोमेस्टिक सप्लाई 15 हो जाएगी, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इंपोर्ट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट वॉल्यूम पहले जो था वो इतना था, ये 50 - 20 इज 30, अब इतना हो गया, सही है। 60 - 15 इज 45। तो एक्चुअल ट्रेड वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 15 यूनिट्स ऑफ एक्स का। अब जो है यहाँ पे वेलफेयर गेन क्या हो रहा है, ये देखो कि वेलफेयर गेन जो है वो ये जो ये तिकोना है ना, ये C प्राइम, J प्राइम और J, और इसके बाद H प्राइम, H और B प्राइम, ये गेन्स है, ठीक है, ये गेन है। और लॉस क्या हो रहा है? लॉस जो है वो J प्राइम, H, MN, ये लॉस है, वेलफेयर लॉस। तो अब मुझे बताओ कि नेट वेलफेयर लॉस हो रहा है या नेट वेलफेयर गेन हो रहा है? अभी पिछली डायग्राम में नेट मैंने शॉर्टकट वेलफेयर बताया। लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। कैसे पता बेटा? यार देखो यहाँ से अगर हम देखें C प्राइम, J और J प्राइम, तो यहाँ से हमारे पास 5 यहाँ से आए, और फिर उसके बाद H प्राइम, H और B प्राइम हम यहाँ से 10 उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 15। ओके, लेकिन अगर हम ये वाला बॉक्स देखते हैं बिल्कुल सेंटर वाला, तो अगर इसका हम लोग देखते हैं तो 50 में से अगर हम 20 माइनस करें तो यहाँ पे 30 आ रहे हैं ना हमारे पास, और 15 और 30 का अगर मार्जिन देखें तो 13 हमारे पास ज्यादा है। वाह क्या कैलकुलेशन है, मज़ा आ गया। सही है, आंसर तो सही है, कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आई, पर वेरी गुड। जितने तुमने प्रेशर से बोला लगता है कि तुमने सही बात बोली होगी।
खैर देखने से ही पता चल रहा है कि ये एरिया जो है ये दोनों रेक्टेंगल, ये एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू दिस ट्राइंगल। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेटरी भी करें तो कैलकुलेशन से हम कैसे करेंगे कि इसका पता है ना 1/2 सही है, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये गैप कितना है अब 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और फिर ये गैप कितना है 5, ठीक है। तो ये हम अलग निकालेंगे, फिर इसका हम अलग निकालेंगे, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये नेट वेलफेयर गेन निकाल लिया हमने। ये पीछे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं कर रहे जब हम क्लास एक्टिविटी करेंगे जब। और फिर इसका हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये गैप कितना है 1 और 1.50 को मतलब 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 20 इज़ 30, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अब जो ज़्यादा आ गया वो जीत गया। नेट वेलफेयर या तो लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक बेनिफिट्स फ्रॉम कस्टम यूनियंस। कस्टम यूनियंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है। कंपटीशन किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है कि जो हमारे डोमेस्टिक मोनोपोली पावर्स हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है और वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कस्टम यूनियन जब हम बना लेते हैं और ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम इंपोर्ट जो है वो काफ़ी सस्ता कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी लाजमी अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, और ख़ुद को एफिशिएंट करना पड़ता है। उन्हें इनोवेशंस लानी पड़ती हैं, अपनी इंडस्ट्री में ग्रोथ लानी पड़ती है ताकि वो कॉम्पिटिटिव हो सके इंटरनेशनल इंडस्ट्री से, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है इकॉनमीज़ ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। ये मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी वजह से क्या होता है, कस्टम यूनियन बनाने की वजह से कि जो एक्सपोर्टर नेशन है तो उसके पास क्योंकि अब काम ज़्यादा है, तो जब काम ज़्यादा है उसके पास, वो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी उसकी रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो इकॉनमीज़ ऑफ स्केल की तरफ जाएगा। इकॉनमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जितने इनपुट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट मिले। ये बात तो पता है ना, रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो इकॉनमीज़ ऑफ स्केल कहलाता है। ये बात पता है या मैं बताऊं? पता है ये बात। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा स्टिमुलस टू इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी मुल्क से जब ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और उसके साथ यूनियन बना लेते हैं तो क्या होता है कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो हैं वो भी क्रिएट होते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट्स इन सेंस कि जब हम उससे ट्रेड के रिलेशंस, जाहिर सी बात है अगर हम ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं तो ट्रेड रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस उससे बहुत अच्छे हो गए। तो जब ये रिलेशंस अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ठीक है। वो चाहे इंडस्ट्रीज़ में आए या वैसी आए, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली सऊदी अरब से देखा था, चाइना से हमने देखा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती रहती है, क्योंकि हमने जो है वो इसी तरीके से बहुत लोअर टैरिफ्स हमने लगाए हुए हैं उन पे ना, एक्चुअली चाइना पे।